हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय की प्रश्नावली 5.1, जिसके प्रश्न नंबर 1 और 2 हमने इसके पिछले वीडियो में देख लिए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 से प्रश्न नंबर 7 तक। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रश्न नंबर 1 और 2 वाले वीडियो की लिंक दी गई है। आप उन्हें अच्छे से देख लें और समझ लें। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 इसके नेक्स्ट पेज से। मैंने प्रश्न नंबर 3 पहले ही लिख लिया था क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है कि नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। यहाँ में अभिधारणाएं दी गई, उन पर हमको विचार करना है, बताना है हमको कि क्या है। तो पहली वाली है, 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। तो हमें बोल रहा है कि 2 बिंदु दिए, हमें कौन से 2 भिन्न बिंदु दिए हैं, जैसे ये है एक ए वाला बिंदु और दूसरा बी वाला बिंदु हमें दिया है। अब तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में है। तो इसमें हमें एक रेखा खींच लेंगे इससे। अब इसके बीच में ये ए और बी के बीच में विद्यमान है सी बिंदु। ये वाली अभिधारणा ये बोल रही है, हमने देखा। फिर उसके बाद दूसरी अभिधारणा क्या बोल रही है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो ये बोल रहा है कि 3 बिंदु विद्यमान है पर वो एक रेखा पर स्थित नहीं है। जैसे कि ये 3 बिंदु, जैसे मान ले ये वाला और ये वाला। जैसे इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। तो ये एक रेखा पर तीनों बिंदु विद्यमान नहीं। जैसे कि 2 बिंदु ये एक रेखा पर हो सकते हैं पर ये तीसरा बिंदु इस रेखा पर नहीं है। तो हमको ये वाली अभिधारणा दूसरी ये बोल रही है। अब इसके नीचे क्वेश्चन दिया हमको कि क्या करना है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। क्या बोल रहा है कि कोई अपरिभाषित शब्द है। तो हाँ, इसमें अपरिभाषित शब्द है ना इस अभिधारणाओं में, कि बिंदु क्या होती है, रेखा क्या होती है, ये अपरिभाषित शब्द। तो हम इसमें कुछ आंसर में लिख देंगे कि हाँ, यह अभिधारणाओं में कई अपरिभाषित शब्द हैं। जैसे बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, ये हमारे लिए अपरिभाषित शब्द हैं। और भी बहुत सारे हैं इसमें कि ये हमको बिंदु दिए तो बिंदु क्या होते हैं, हमको इनकी परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये हमारे लिए अपरिभाषित शब्द है इन अभिधारणाओं में। फिर हमें क्या बोल रहा है ये कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है। तो मतलब ये अभिधारणाएं जो दोनों दी है हमको अभिधारणाएं वो अविरोधी है। दी गई जो अभिधारणाएं है वो अविरोधी है, मतलब दोनों अभिधारणाएं क्या एक दूसरे का विरोध नहीं कर रही। तो हमको बोलना हाँ कि ये एक दूसरे का विरोध नहीं कर रही है, क्योंकि दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर भी 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। तो ये दोनों अभिधारणाएं एक दूसरे का विरोध नहीं कर रही है। तो हम लिख सकते हैं कि ये अभिधारणाएं अविरोधी है। यह अभिधारणाएं अविरोधी है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्थितियों को बता रही है, अलग अलग स्थितियों से संबंध रखती है। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है।
स्पष्ट। तो क्या बोल रहा है कि ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है। तो ये जो दिया है हमें दो क्वेश्चन की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, नहीं तो ये क्या होती है, यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है, किंतु ये यूक्लिड की अभिग्रहिति का अनुसरण जरूर करती है, क्योंकि यूक्लिड की अभिग्रहिति 5.1 में कहा गया है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं से मिलकर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर भी दो बिंदु मिलाकर दो भिन्न बिंदु एक सीधी रेखा बना रहे हैं। तो ये क्या है, यूक्लिड की अभिग्रहिति का अनुसरण करती है, किंतु अभिधारणा का अनुसरण नहीं करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है। ये यूक्लिड की अभिधारणाओं नहीं होती है, लेकिन तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यूक्लिड की अभिग्रहिति का अनुसरण करती है। यूक्लिड की अभिग्रहिति 5.1 में दिया है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है। तो हमारे यहाँ पर दो भिन्न बिंदु है, वहाँ हमने एक सीधी रेखा खींची है। तो ये इसका क्या करती है, यूक्लिड की अभिग्रहिति 5.1 का अनुसरण करती है। हमने 5.1 के प्रश्न तीसरे का दोनों क्वेश्चन देख लिए, उनको अच्छे से समझ लिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचे कर ऐसे स्पष्ट कीजिए। तो हमें प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C स्थित है। तो हमको क्या बोलना पहले कि दो बिंदु दिए A और B बिंदु, ये A वाला बिंदु और ये B वाला बिंदु। ये दो बिंदुओं के बीच कौन सा बिंदु स्थित है, बिंदु नंबर C। बिंदु C ये है। अब हमको क्या बोल रहा है, ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, AC और जो BC है BC ये क्या होता है, बराबर है। तो हमको दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें आकृति हमने बना ली है। आकृति में हमें क्या दिया है, हमें आकृति में दिया है, हम लिख लेते हैं कि दिया है, सॉल्व करने दिया है। हमें कोई सा क्वेश्चन भी ऐसा दिया रहता है तो उसमें लिखना है कि दिया क्या है और हमें सिद्ध क्या करना है। तो हमें स्पष्ट लिख लेना है कि दिया है बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, ये भी लिख लेते हैं कि हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, AC बराबर 1/2 AB हमें सिद्ध करना है ये, और हमें ये दिया है। तो हमें ये दिया हुआ, तो हम AC बराबर BC हमें दिया है, जैसे कि AC बराबर हमें सोल्व करते हैं और ये लाते हैं, हमको सिद्ध करना है, तो ये हम सिद्ध करेंगे। तो अब हमको दिया है ये AC बराबर BC ये दिया है, और जैसे बराबर में बराबर जोड़ने पर हमें बराबर प्राप्त होता है। तो हम दोनों साइड में कोई सी भी बराबर चीज़ जोड़ सकते हैं, कोई सा भी, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जोड़ने से। तो हम इसमें जोड़ देते हैं AC, इसमें दोनों साइड हम ऐसे जोड़ देते हैं। तो दोनों साइड ऐसे जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, AC, और यहाँ पर भी हम AC जोड़ देते हैं। दोनों साइड हमने क्या किया, AC और AC जोड़ दिया। AC जोड़ा तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये एक AC और एक AC मिलाकर क्या हो गया, हमारे पास 2 AC बन गए।
एक AC और एक AC मिलाकर ये 2 AC हो गए, 2 AC बन गए। और अभी ये क्या बोल रहा है, BC प्लस AC, ये है हमारा BC और उसमें हमने क्या जोड़ा, AC। ये वाला पार्ट आधा और ये वाला पार्ट जोड़ के क्या बन गया, ये AB बन गया। तो हम लिख सकते हैं कि AC BC प्लस AC बराबर AB हो गया। अब ये क्या है, गुणा में, बराबर के इस साइड जाएगा तो बटे में चले जाएगा, तो AC बराबर 1/2 AB हो गया। और हमको यही सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया कि AC जो है वो AB का आधा भाग है। जैसे AB का ये पूरा भाग है, उसका AC क्या है, आधा पार्ट है। ये बता रहा है कि AC आधा है AB का। ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैं आशा करती हूँ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख लिया था पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि प्रश्न 4 में, क्वेश्चन 4 से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु था। हमने यहाँ पर देखा था पहले क्वेश्चन नंबर 4 में, ये आकृति हमने देखी थी, AB का रेखाखंड, ये रेखाखंड AB का मध्य बिंदु क्या था, C हमने देखा था। ये देखा था कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हमें सिद्ध इसमें करना है कि एक रेखाखंड है, उसका केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। तो हमें सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हम कि माना रेखाखंड का 2 मध्य बिंदु है, तो हम एक मध्य बिंदु सिद्ध कर सकते हैं। माना AB के 2 मध्य बिंदु C और D है, तो हम यहाँ पर भी D कोई सा मध्य बिंदु बना देते हैं कि मध्य बिंदु D भी है। तो AB का जो मध्य बिंदु C के साथ साथ D भी हमने मान लिया ऐसा कि 2 मध्य बिंदु है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने क्वेश्चन नंबर पहले में प्रश्न नंबर 4 से रिलेटेड, तो प्रश्न नंबर 4 में हमने ये सिद्ध किया था कि AC बराबर 1/2 AB। ये हमने पहले सिद्ध किया था कि जो AB का जो AC है वो AB वाले पार्ट का आधा है। तो हम यहाँ पर ये C मध्य बिंदु था इसलिए इसको ऐसा लिखा था। अब ये D मध्य बिंदु था, हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो AD है वो भी क्या होगा, आधा होगा 1/2 AB का। ये हमने लिखा। अब क्या करना है हमको, ये क्या बन रहा है, समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको भी समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब इसमें से इसको घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, AC माइनस BD। तो AC में से हम क्या घटाएंगे, AD को घटाएंगे। तो AC में से AD को घटाएंगे और तो ये लिखा हमने। अब इसमें से 1/2 AB और 1/2 AB, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 0। ये हमें प्राप्त हुआ AC माइनस BD। तो ये घटा का AD को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो बराबर के इस साइड जाएगा, तो क्या आ जाएगा, धन का AD। जो हमें ये क्या बोल रहा है हमको कि जो AC वाला पार्ट है और AD वाला पार्ट है जो दोनों बराबर है। तो मतलब क्या सिद्ध हुआ कि केवल एक ही बिंदु होते हैं, मतलब रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये सिद्ध हो गया यहाँ से कि AC और जो AD है, जैसे AC वाला पार्ट और AD वाला पार्ट दोनों बराबर है, तो ये AD जो D वाला बिंदु है अलग बिंदु नहीं है, क्या होगा, इसी बिंदु पर ही रहेगा। यहाँ कोई अलग बिंदु नहीं बना सकते। तो क्या बोलेंगे हम, C और D जो है बिंदु, C और जो D बिंदु है वो संपाती होंगे, D बिंदु संपाती होंगे, संपाती है। और अतः रेखाखंड का केवल
एक ही मध्य बिंदु होता है। ये हमने सिद्ध कर दिया कि कोई भी रेखाखंड होता है उसका केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, क्योंकि AC और BD जो समान है मतलब बराबर है, तो हमारा बिंदु यही आएगा। जो C बिंदु है उसी पर ही हमारा D बिंदु भी यहीं पर आएगा। जो C बिंदु उसी पर D बिंदु भी आएगा, इसलिए C और D बिंदु संपाती है, मतलब एक ही बिंदु है। इनको अलग अलग हम नहीं नाम दे सकते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ये हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जहाँ भी डाउट लगे आप मुझे पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि आकृति में यदि AC बराबर BD, जो आकृति है कि आकृति में AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर AB बराबर CD है। आकृति हमारे पास कि AC बराबर BD बता रहा है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर CD भी हो। हम अब आकृति बनाते हैं पहले। तो हमें क्वेश्चन में आकृति पहले से ही दी गई है, हम बना लेते हैं। जैसे ये वाला A, ऐसी आकृति हमें दी गई है A, B, C और D। ये हमारी आकृति पहले से ही क्वेश्चन में दी गई है, हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको दी रही है क्वेश्चन में। तो हमें AC बराबर BD उसने क्या दिया है हमको, हम लिख लेते हैं कि दिया है क्वेश्चन में, हमको दिया है कि AC बराबर BD है। जो AC है वो BD के बराबर है। ये वाला पार्ट इसके बराबर, जैसे AC वाला पार्ट किसके बराबर है, इसके बराबर है। इतना पार्ट इतने पार्ट के बराबर, ये हमें क्वेश्चन में पहले से दिया है। हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर CD, जो AB बराबर है उसके ये इसके बराबर, ये वाला होना चाहिए इसके बराबर, ये होना चाहिए CD। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, AB बराबर CD, ये वाला और ये वाला सिद्ध करना है। इसमें हमको दिख रहा है, देखो जैसे दिया है हमको, ये दिया है कि AC बराबर BD, ये हमको दिया है AC और BD। इसमें कॉमन पार्ट क्या है, BC, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ये दोनों में से BC वाला पार्ट घटा देंगे, तो इधर वाले यहाँ पर क्या बचेगा AB और इधर क्या बचेगा CD, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। हमें ऐसे देखना है कि हमें क्या घटाना है या फिर क्या जोड़ना है कि ये वाला सिद्ध करने वाला पार्ट हमें समझ आ जाए, हमें मिल जाए। तो हम सिद्ध करने के लिए दोनों में से क्या घटा देंगे, BC, तो हम -BC दोनों साइड से करेंगे तो किसी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम दोनों साइड से क्या करते हैं, -BC कर देते हैं, -BC करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो AC में से BC घटाएंगे, इतने में से ये वाला पार्ट घटाएंगे तो ये वाला बचेगा, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा हमारा AB बचा और यहाँ पर है BD, ये वाला है BD में से हमको क्या घटाना है, BC, ये वाला पार्ट घटा देंगे तो ये वाला बचेगा CD, तो ये वाला क्या बचा हमारा CD, और यही हमको सिद्ध करना था AB बराबर CD, तो ये AB बराबर CD हमें मिल गया। तो ये क्या हो गया, इति सिद्धम, ये हमने सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने बहुत ही सरल तरीके से देखा। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 7वां। ये 7वां प्रश्न क्या होता है, आखिरी होगा ये हमारी प्रश्नावली। हम देखते हैं नेक्स्ट पेज से प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है कि यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया गया अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो अभिग्रहितों में उसने यूक्लिड के अभिग्रहितों की बात कर रहा है कि सूची में दिया गया है कि अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ये बताना है हमको कि सर्वव्यापी सत्य मतलब ये हम सर्वत्र सत्य है, ये क्यों माना जाता है और ये किससे 5वीं अभिधारणा से संबंध नहीं रखता है, इसका कोई संबंध नहीं, ये बताना है हमको। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो यूक्लिड के अभिग्रहित, हमें अभिग्रहित 5 देखना है। तो हमें क्या है, यूक्लिड के अभिग्रहित 5 क्या होती है, हमें इसका उत्तर लिखते हैं हम कि यूक्लिड के अभिग्रहित 5 के अनुसार यूक्लिड
कि अभिग्रहित 5 के अनुसार यूक्लिड के अभिग्रहित 5 बोलती है कि एक पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो यूक्लिड के अभिग्रहित 5 हमें सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? तो यूक्लिड के अभिग्रहित ये 5 नंबर अभिग्रहित 5 ये बोलती है कि एक पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो ये पूर्ण, जैसे कोई सी भी पूर्ण वस्तु अपने उसमें से उसका भाग कर दे, कोई सा भी पार्ट निकाल ले, तो वो हमेशा जो पूर्ण वस्तु है वो उसके पार्ट से, उसके भाग से हमेशा बड़ी होगी, ये बता रहा है। जैसे कि कोई सी रोटी है, पिज़्ज़ा है, या ब्रह्मांड में, विश्व में कोई सी भी चीज़ है, उसमें से कोई सी चीज़ वस्तु है, उसका कोई सा भाग निकाल ले, तब भी वो चीज़ क्या होगी, जो वस्तु है पूर्ण है, उससे वो पार्ट है उसके भाग से बड़ी होगी, ये बताना है। जैसे कि हम मान लेते हैं उदाहरण देके कि एक रोटी है, जैसे ये रोटी है, तो रोटी में से हम ये वाला भाग निकाल लेते हैं। जैसे रोटी में से एक रोटी है, पिज़्ज़ा है, तो इसमें से ये वाला भाग निकालते हैं, तो इसमें से ये वाला भाग निकालते हैं। जैसे ये वाला भाग हमने निकाल लिया, तो ये वाला भाग निकाला, ये वाला भाग इस पूर्ण वाले भाग से तो हमेशा छोटा ही होगा, तो मतलब ये जो पूर्ण वाला भाग है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होगा। ये हमें बताना। रोटी है, पिज़्ज़ा है, कुछ भी ब्रह्मांड में कोई सी भी चीज़, जैसे कोई सी वस्तु हो, या ये गणित में नहीं, विश्व में कि सभी चीज़ों पर अप्लाई होता है। तो ये किसी भी चीज़ हो, कोई सी भी चीज़ हो, उसमें से जो पूर्ण है उसमें से हमने कोई सा उसका भाग निकाल लिया, चाहे छोटा भाग निकालो या बड़ा निकालो, यहाँ से और भी बड़ा निकालते, तो ये पूर्ण से जो भाग निकाला है वो तो छोटा ही रहता है ना। मतलब हमेशा पूर्ण जो वस्तु है, वो जो पूर्ण वस्तु है, एक वस्तु पूर्ण है, वो हमेशा बड़ी रहेगी, उसके पार्ट से, उसके भाग से बड़ी रहेगी, ये बता रहा है अभिग्रहित नंबर 5। तो हमें समझ में आया कि अभिग्रहित नंबर 5 ये बता रहा है कि जो भी वस्तु है ब्रह्मांड में, कोई भी विश्व में जो पूर्ण वस्तु है, उसके पार्ट से, जो ये पार्ट है उसका, ये भाग है उसका, तो उससे क्या होगी, ये बड़ी होगी, हमेशा जो पूर्ण वस्तु है उसके भाग से बड़ी होगी, ये बताना चाह रहा है ये वाले अभिग्रहित नंबर 5। यह इस अभिग्रहित को क्या, अभिग्रहित एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? क्योंकि इस अभिग्रहित को लिख लेते हैं हम, इस अभिग्रहित को एक सर्वव्यापी सत्य इसलिए माना जाता है क्योंकि विश्व के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए सत्य होता है। तो ये क्या बोल रहा है, ये सर्वव्यापी सत्य क्यों है? क्योंकि यह विश्व में किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी भाग के लिए ये सत्य है, इसलिए सर्वव्यापी सत्य बोलते हैं अभिग्रहित 5 को। यह अभिग्रहित यूक्लिड के अभिग्रहित 5 को, ये अभिधारणा से संबंधित नहीं है, ये अभिग्रहित संबंधित। हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। इसी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हमारा प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट होती है। साथ ही मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के सारे आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चंस आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ये वीडियो। इस चैनल को सभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। कि हार्दिक शुभकामनाएं।